हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोशियोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। इससे पहले आप लोगों ने एसोसिएशन, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशन और कल्चर के बारे में डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट्स थे उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो भी हमारे जो लास्ट कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर आधारित है। तो देखिए, दो तीन आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को जो है वो सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ, फिर जो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या जो हमारी थ्योरीज हैं ऑन सोशल स्ट्रक्चर उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और थ्योरीज की अगर हम लोग बात करें तो पहले ही हम लोगों ने जैसे कन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, एमिली डर्कहाइम के द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी जो दी गई है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार जो आज का हमारा कंसेप्ट है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके बारे में जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आसान सी भाषा में इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, क्लियर, उसका दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो रिलेशन है, दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो रिलेशन है वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल रहता है। ये सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक प्रीमाइस है। वैसे नो डाउट हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो ह्यूमन है उसके इमोशंस, उसके सेंटिमेंट जो हैं, उसके बिहेवियर को थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल कर देते हैं। लेकिन फिर भी सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसी बेसिक प्रीमाइस के ऊपर बेस्ड है जहां पे प्रिडिक्टेबल बिहेवियर एंड प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं प्रिडिक्टेबल बिहेवियर और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स की थोड़ी सी आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो देखिए, अगर मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर मौजूद है तो उसका कोई ना कोई स्टेटस है। क्लियर? उस इंडिविजुअल का सोसाइटी के अंदर हम लोगों को एक स्टेटस देखने को मिलता है। स्टेटस का मतलब क्या रहता है? स्टेटस का मतलब है एक फंक्शन, एक काम जो उसने समाज के अंदर परफॉर्म करना है। देखिए, सोसाइटी जो है वो बनी ही इसलिए है, होपफुली आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, सोसाइटी बनी ही इसलिए है ताकि हम हर एक इंसान अपना अपना काम परफॉर्म करे जिससे दूसरे को भी फायदा हो और हम लोगों को भी फायदा हो। क्लियर? तो हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस होता है। क्लियर? और वो उसी स्टेटस के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। और जब वो उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये इंडिविजुअल है, इसका सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस हो सकता है हस्बैंड का, जहां पे इसने एज ए हस्बैंड अपने स्पाउस के लिए कुछ ड्यूटीज, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना है। क्लियर? इसका स्टेटस हो सकता है सोसाइटी या समाज के अंदर एक फादर का। इसका सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस हो सकता है जो इसके एजुकेशन के साथ रिलेटेड होगा कि मान लीजिए ये डॉक्टर है तो इसका एक स्टेटस है डॉक्टर का। तो जब डॉक्टर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा डॉक्टर से, अब और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, वो मान लो डॉक्टर है, तो उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो मरीजों को या लोगों को जो है वो दवाई वगैरह देगा या उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, उनको क्योर करेगा। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल टीचर है, उसका स्टेटस टीचर का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो टीचर डॉक्टर वाले तो रोल नहीं परफॉर्म करेगा। उसका बिहेवियर ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि टीचर है वो कल को दवाइयां देनी शुरू कर देगा। क्लियर? अगर टीचर ऐसा करना शुरू कर देगा इसका मतलब है वो उसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होगा। लेकिन समाज या सोसाइटी के अंदर क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई स्टेटस होता है, तो जो भी वो रोल करेगा, जो भी वो या रोल परफॉर्म करेगा या जो भी वो बिहेव करेगा वो प्रिडिक्टेबल होता है। क्लियर? तो जो ह्यूमन जब भी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली रोल क्योंकि परफॉर्म करता है, यही कारण है हम लोग ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर या प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। और ये सारे का सारा जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल का एक स्टेटस होता है और वो उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, जो उसको हम कहते हैं कि वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? नो डाउट कभी कभी
ऐसा भी रहता है कि डॉक्टर है, उसका रोल ये है कि अपने जो लोग हैं या जो भी उनके उसके उसके पेशेंट हैं उनको दिल से या उनको बिल्कुल एथिकल तरीके से जो है वो उनके लिए काम करना। लेकिन कभी कभी हम लोग डॉक्टर्स की तरफ से जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो वो बहुत रेयर पाई जाती हैं, क्योंकि सोसाइटी या सोशियोलॉजी में इस चीज को एज्यूम किया जाता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरे की बेटरमेंट, क्योंकि उसी दूसरे की बेटरमेंट से अल्टीमेटली जो उसकी भी बेटरमेंट होगी। क्लियर? तो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो है उसका कोई ना कोई स्टेटस होता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक इंडिविजुअल के मल्टीपल स्टेटस हो सकते हैं। मैं किसी का हस्बैंड हूं, मैं किसी का फादर हूं, मैं किसी के लिए टीचर हूं, किसी के लिए मैं स्टूडेंट हूं। क्लियर? तो मैं एक इंडिविजुअल, एक इंसान जो है उसके रूप में मल्टीपल स्टेटस होल्ड करके बैठा हुआ हूं। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं अपना रोल एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में परफॉर्म करूंगा। जब मैं इंस्टीट्यूट आऊंगा तो मैं अपना रोल जो है एक टीचर के रूप में परफॉर्म करूंगा। और जब मैं इंस्टीट्यूशन को रन करूंगा तो उसको उसके लिए जो है एक एम्प्लॉयर के रूप में जो है वो मैं इस इंस्टीट्यूशन को रन करूंगा। तो एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल रोल्स या मल्टीपल स्टेटस होल्ड करता है और उसी के ही अकॉर्डिंगली वो रोल्स को परफॉर्म करता है। तो ये जो कहानी है हर एक इंडिविजुअल के स्टेटस और उसके रिस्पेक्टिव रोल्स की, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं इंडिया से रिलेटेड। जैसे देख चलिए, अब तो ये चीजें नहीं हैं, आज तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ हजारों साल पहले की मैं बात करूंगा, यानी कि उस टाइम की बात करूंगा जब हमारे यहाँ पे ऋग्वेदिक काल है ना, या वैदिक टाइम पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड था। तो लेटर वैदिक पीरियड में हर एक इंडिविजुअल जो है, लेटर वैदिक पीरियड में हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी एक स्पेसिफिक कास्ट हुआ करती थी, और जो वो रोल परफॉर्म करता था, जो बिहेव करता था, वो उस कास्ट के अकॉर्डिंगली करता था। जैसे जो वैश्य है वो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनमें वो इन्वॉल्व होगा, जो क्षत्रिय है वो वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज में अपना रोल परफॉर्म करेगा, जो ब्राह्मण है वो जो धर्म है उसके लिए अपना रोल परफॉर्म करेगा। क्लियर? इस तरीके से अलग अलग कास्ट बेसिस के ऊपर इंसान जो है उसका स्टेटस एंड रिस्पेक्टिव रोल जो है वो हम एस्टेब्लिश होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो वो देखने को मिलता है। क्लियर? तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो उसी के ऊपर आधारित है, उसी के ही ऊपर बेस्ड है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे, ये तो चलिए मैं इंडिविजुअल्स का आपको एग्जांपल दे रहा था, एक और एग्जांपल के थ्रू थ्रू समझाता हूं। देखिए, जैसे हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, तो जैसे फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कॉलेज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हॉस्पिटल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब देखो इनके बीच में प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप क्या हो सकता है? प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे मान लो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपका एक है ना, जो जैसे एम्प्लॉयमेंट या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका एक सोशल सिस्टम है। क्लियर? तो मान लीजिए कल को इकोनॉमिक सिस्टम में किसी भी तरह का डिक्लाइन आता है, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है या प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। क्लियर? अगर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, डिमांड नहीं है चीजों की, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये सोशल सिस्टम जैसे ही डिक्लाइन हुआ तो इसका अल्टीमेटली अब जो इम्पैक्ट है वो परिवार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि काफी परिवार के लोग जो है, या हो सकता है कि उस परिवार का एक ही अर्निंग हैंड हो, वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जो वो काम कर रहा हो, अब वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अगर वो अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसका इंपैक्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है किसके ऊपर पड़ेगा? परिवारों के ऊपर पड़ेगा, फैमिली के ऊपर पड़ेगा, जो कि एक और हमारा इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? और फैमिली के पास अगर पैसा नहीं होगा तो शायद वो अपने बच्चों को जो वो कॉलेज नहीं भेज पाएगा। और अगर मान लो कॉलेज में, जो कि डॉक्टर बनाने वाला कॉलेज है, अगर उस कॉलेज में जो है वो बच्चे नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर? तो हम पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप दूसरे के साथ प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फैमिली के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो ये पूरे का पूरा जो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती हुई हम लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सोशल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो देखिए,
सोसाइटी इंक्लूड्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं उनको हम लोग जो है वो पूरा कर सके। इवन सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो है ही टू सेटिस्फाई योर पर्सनल नीड्स। क्लियर? उसके साथ साथ जब सारे के सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, क्लियर, और उनकी उनकी जो प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है, दैट इज योर सोशल स्ट्रक्चर। तो व्हेन सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए या ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? दैट इज योर सोशल स्ट्रक्चर। तो समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? देखिए, सोसाइटी में आप लोगों को, सोशियोलॉजी में आप लोगों को जो कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को जो वो पिक करना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोगों को चीजें जो वो समझ आ चुकी है। क्लियर? तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जो सोशल स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने पढ़ा स्टेटस। तो स्टेटस जो है वो कुछ स्टेटस आपके कंट्रोल में होता है, कुछ स्टेटस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब मैंने शादी करनी है या मैंने शादी नहीं करनी है, ये तो ऐसा नहीं है ना कि कोई अनकंट्रोलेबल चीज तो नहीं है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कल को मैं कहूं कि जी मैंने नहीं शादी करनी है, तो मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है। मतलब मैंने कोई स्टेटस अचीव करना है या नहीं करना है, कुछ सिचुएशंस में वो चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। जैसे मैंने हस्बैंड का स्टेटस जो है वो अचीव करना है, अटेन करना है या नहीं करना है, वो मेरे कंट्रोल में है। क्लियर? मैंने डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, ये मेरे कंट्रोल में है। क्लियर? मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ तो मैं बचपन से डॉक्टर हूं। क्लियर? कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अचीव करता हूं, कुछ स्टेटस ऐसे हैं जो मैं अचीव करता हूं, चाहे मैं डॉक्टर बन रहा हूं, हस्बैंड बन रहा हूं, फादर बन रहा हूं, ये सारे के सारे अचीव्ड स्टेटस है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मान लो मैं एज ए मेल पैदा हुआ, तो उसमें थोड़ा ना मेरा कोई कंट्रोल था, मैं मेल पैदा हो गया, कोई कोई इंसान अलग जो है वो फीमेल पैदा हो गया। मैं जिस कास्ट में पैदा हुआ, अब उसमें भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मेरे को क्या पता था कि मैं किस कास्ट में पैदा हो रहा हूं। क्लियर? तो ये बेसिकली जो कास्ट मेरी है, जो रिलीजन मेरा है, क्लियर, जो जेंडर मेरा है, ये वो स्टेटस है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर? अगर मैं टीचर हूं तो ये मेरी मर्जी है, मैं टीचर बनना चाहता था या गलती से जो भी है, लेकिन मैं बन गया। ये मैंने किसी एक स्पेसिफिक चीज को जो है वो अचीव किया। तो स्टेटस जो है उसको बेसिकली दो अलग अलग तरह से जो वो कैटेगराइज किया जाता है। पहले होते हैं हमारे एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जिन स्टेटस को अचीव करने में हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो हमें मिले होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कोई जेंडर है या कोई रिलीजन में पैदा हो रहा है या किसी कास्ट में पैदा हो रहा है, वो स्टेटस जो है उसको पारिवारिक ही है, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरा रहता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो मैंने लाइफ में खुद ब खुद अचीव किया होता है, चाहे वो मेरा मन हो या ना हो, लेकिन उसमें यह है कि अगर मैं चाहूं तो मैं उसको अचीव कर सकता हूं या मैं उसको अचीव नहीं कर सकता हूं। तो जैसे अचीव्ड स्टेटस का टीचर है, डॉक्टर है, फादर है, हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है, ये सारे के सारे किसी भी एक इंडिविजुअल के अचीव्ड स्टेटस हैं। क्लियर? मतलब कहानी सबको समझ आ गई? ठीक है, तो दो तरह से जो स्टेटस है उनकी कैटेगराइजेशन होपफुली आप लोगों को जो वो समझ आ चुकी होगी। एक और कंसेप्ट यूज होता है दैट इज स्टेटस सेट। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ही ली हैं। स्टेटस सेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो कोई सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, कोई भी एक इंडिविजुअल मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। मल्टीपल फंक्शंस का मतलब क्या है कि कोई एक इंसान हस्बैंड भी है, कोई एक इंसान जो है वो सन भी है, कोई एक इंसान जो है वो, या कोई एक इंडिविजुअल का स्टेटस जो वो फादर का भी है, कोई एक इंडिविजुअल जो वो शायद डॉक्टर भी है। क्लियर? कोई एक इंडिविजुअल जो है वो स्टूडेंट भी है। तो मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक स्टेटस को होल्ड नहीं करता है, वो मल्टीपल स्टेटसेस जो है, स्टेटस जो है उनको होल्ड करता है। और एक चीज ध्यान रखना, अब यहां से हमारा कंसेप्ट जो है थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू होगा कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल स्टेटस होल्ड कर रहा है, जैसे मान लो मैं हूं, क्लियर, मैं एक, मेरा बेटा भी है, क्लियर, बीवी है, माँ बाप भी हैं, गुरु भी है, सब कुछ है, क्लियर, आप लोग भी हो, ठीक है, जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब मैं जब स्टेटस, एक इंडिविजुअल जब मल्टीपल स्टेटस होल्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है शायद कि मैं पूरा, मेरे दिन, मेरे पास 24 घंटे, उन 24 में से जो 16 घंटे हैं वो मैं इंस्टीट्यूशन के अंदर ही दे रहा हूँ। तो वहां पे मैं अपना जो स्टेटस है एज ए टीचर, क्लियर,
उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन जब मैं घर जा रहा हूं तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों सो गए हैं, जब मैं उठ रहा हूं या आ रहा हूं ऑफिस तब भी वो दोनों सोए हुए हैं। क्लियर? तो मैं एज ए हस्बैंड और एज ए फादर शायद अपना जो स्टेटस जो मेरे को दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने रोल्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम लोगों को यहां पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोल स्ट्रेन। जिसको हम लोग कहते हैं रोल स्ट्रेन। तो इसके ऊपर जो है, ये जब कोई इंडिविजुअल मल्टीपल स्टेटसेस को होल्ड करता है, मल्टीपल स्टेटस होल्ड करता है और किसी एक स्टेटस के अकॉर्डिंगली या किसी एक स्टेटस के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर थोड़ी सी उसको जो वो फ्रस्ट्रेशन होने शुरू हो जाती है। फिर वो सोचता है कि यार ये करूं या वो करूं या ये ना करूं तो वो ना करूं। तो कहीं ना कहीं जब कंफ्यूजन होना शुरू होता है क्योंकि वो मल्टीपल स्टेटस को होल्ड करके सबके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रोल स्ट्रेन। वैसे रोल के कंसेप्ट में आएगा, लेकिन अगेन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो स्टेटस है वही डिसाइड करता है कि आपने क्या रोल परफॉर्म करना है। क्लियर? समझ आई खाने की नहीं? तो स्टेटस सेट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल मल्टीपल स्टेटस होल्ड करता है। एक होता है आपका मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल स्टेटस होल्ड तो कर रहा है, लेकिन उसमें से जो है वो उसका एक ऐसा स्टेटस होता है जो उसकी पहचान होता है, जो बाकी स्टेटस को जो है वो कहीं ना कहीं नीचे दबा देता है। जैसे मान लो कि कोई एक डॉक्टर है, तो पूरी दुनिया जो है उसको शायद इस नाम से या ऐसे नहीं जानेगी कि अच्छा यार उसका बाप है या उसका घरवाला है या उसके घरवाली है या उसका बेटा है। वो हमेशा मैक्सिमम लोग उसको जानेंगे किस नाम से? वो जानेंगे कि यार ये डॉक्टर है, क्योंकि उसका स्टेटस डॉक्टर का है। तो डॉक्टर एज ए स्टेटस बाकी जो स्टेटस उसने होल्ड किए हुए हैं सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। जैसे मान लो कोई ऐसा है कि कोई एक इंसान है जिसने मर्डर कर दिया, क्रिमिनल है, तो कोई लोग ऐसा नहीं कहेंगे ना वो कि ये इसका बेटा है, उसका उसको वैसे नहीं जानेंगे, वो जानेंगे कि क्रिमिनल है, ये मर्डरर है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल या जो मर्डर उसने किया है या जो मर्डरर का स्टेटस उसको मिला हुआ है या उसने अचीव किया हुआ है, क्लियर, वो जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी बन गई, उसकी पहचान बन गई। और उसने बाकी, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा दानवीर भी हो, क्लियर, बहुत बड़ा जो है वो जो कमाता हो सारा ही दान कर देता हो, लेकिन उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसका क्रिमिनल स्टेटस है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज मास्टर स्टेटस। तो स्टेटस अलग अलग तरह की है, मास्टर सेट और मास्टर सेट के अंदर, या सॉरी जो हमारा स्टेटस सेट है उसी के अंदर जो डोमिनेटिंग स्टेटस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मास्टर सेट कहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस है उसके बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया और ये चीजें भी आपको क्लियर होगी। क्लियर? तो देखो, जो एस्क्राइब्ड है कि कोई फीमेल है, 20 साल किसी की उम्र हो गई, अब एज थोड़ा ना किसी के कंट्रोल में रहती है कि मैं सोचूं मेरी उम्र बढ़े ही ना, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता, वो तो इंक्रीज होगी, नेचुरल, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई किसी की बेटी है, सिस्टर है, ये सारे के सारे जो है वो आपके एस्क्राइब्ड स्टेटस है। लेकिन कोई स्टूडेंट है, टीममेट है, फ्रेंड है, एम्प्लॉय है, रूममेट है, क्लासमेट है, ये सारे के सारे क्या है? ये अचीव्ड स्टेटस है। मैं एक क्लास में नहीं जाऊंगा तो शायद मेरे को वहां पे कोई क्लासमेट नहीं मिलेगा। मेरे पास वो एक डिसीजन मेकिंग की पावर है कि जहां पे मैं किसी चीज को अचीव करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, नहीं करना चाहूं तो मैं उसको अचीव नहीं करूंगा। क्लियर? कहानी समझ आ गई सब लोगों को? तो स्टेटस वाला कंसेप्ट होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया और स्टेटस से रिलेटेड जो स्टेटस सेट या जो मास्टर स्टेटस है उसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब जो आज का हमारा दूसरा कंसेप्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज रोल। तो ये भी होपफुली क्लियर हो ही गया होगा आपको कि हर एक स्टेटस जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बिहेव करते हैं, और जब हम लोग उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने क्या परफॉर्म किया? हमने अपना रोल परफॉर्म किया। अब देखिए, रोल जो है उनको परफॉर्म करने के लिए मैं अलग अलग तरह से जो है वो आप लोगों को जो है वो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोल जो है वो कैसे एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एग्जांपल पिक करेंगे रोल इन सिंपल सोसाइटी। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल पिक करेंगे दैट इज रोल इन सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कालाहारी डेजर्ट है, वहां पे एक ट्राइब है, दैट इज योर बुशमन ट्राइब। एक बुशमन ट्राइब नाम की एक ट्राइब है। तो वहां पे देखो, जब रोल्स के लिए कैटेगराइजेशन होती है तो बेसिकली 3 स्टेटस के ऊपर होती है। पहला स्टेटस होता है एज, दूसरा स्टेटस है सेक्स, तीसरा स्टेटस है किनशिप। यानी कि इन्हीं स्टेटस के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल या पूरे की पूरी ट्राइब जो है वो अपने रोल्स को परफॉर्म करेगी। जैसे पहले पिक करते हैं एज।
अभी जो बुशमैन ट्राइब है इसमें पहले से ही डिफाइंड है कि जो एडल्ट होगा जिसकी एज ज्यादा होगी, क्लियर, वो हंटिंग में जाएगा, और जो एज जिसकी कम होगी यानी कोई चिल्ड्रन होगा या कोई ओल्ड एज होगा वो हंटिंग में नहीं जाएगा, वो घर पे रहेगा। क्लियर? एज के अकॉर्डिंगली एडल्ट शिकार पे जाएगा, जो बच्चा है वो शिकार पे नहीं जाएगा। बच्चा जो है वो एक स्पेसिफिक एज जब अचीव कर लेगा उसके बाद उसको एक शिकार करना पड़ेगा। अगर वो शिकार में सक्सेसफुल हो जाता है फिर उसका जो सर है उसके ऊपर एक स्कार वगैरह जो वो लगा दिया जाएगा और फिर कंसीडर किया जाएगा कि अब वो इंसान जो है वो इंडिविजुअल जो है वो कहां जा सकता है, वो शिकार करने जा सकता है। तो यहां पे सिंपल सोसाइटी जो है यहां पे एज के बेसिस के ऊपर जो है वो उसने एक स्पेसिफिक एज स्टेटस, एज में उसके बेसिस के ऊपर जो है यानी कि उसने एक स्टेटस अचीव किया जहां पे उसने एक जो हिरण है मान लीजिए उसका शिकार कर दिया, और फिर उसके बाद जब उसको परमिशन मिल गया फिर उसके बाद जब वो ऑथोराइज हो गया कि वो बड़े शिकार के पास जो है या बड़े शिकार के लिए जो वो जा सकता है विद अदर एडल्ट्स। और जो बूढ़ा इंसान होगा, जो एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिसने पूरी जवानी में जो है वो शिकार किए होंगे, वो क्या करेगा, वो सबके लिए गाइडिंग लाइट का काम करेगा। वो सोसाइटी को, समाज को बताएगा कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शिकार करना है। जो रूल्स हैं इस पूरे के पूरे ट्राइब के, वो बूढ़े लोगों के द्वारा, जो थोड़े से जिन्होंने एज ज्यादा अचीव कर ली होगी, उनके द्वारा बताया जाएगा। तो देखो कैसे है कि एज जो है उसी के बेसिस के ऊपर हर एक इंसान जब अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। मेल शिकार करने जा रहा है, सेकंड पॉइंट सेक्स, मेल हंटिंग पे जाएगा, और जो फीमेल है, क्लियर, जो वुमेन है वो घर पे रहेगी और खाना वगैरह जो है वो बनाएगी। मेल और फीमेल के बीच का जो रिलेशन है स्पेसिफिक ट्राइब में वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल नहीं है, यानी कि दोनों अगर नहीं चाहें एक दूसरे के साथ रहना तो वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन इनकी सोसाइटी ही इस तरीके से बनी हुई है कि मेल जब बाहर शिकार करेगा, बाहर से खाना लाएगा, फीमेल जो है वो घर पे खाना बनाएगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत कम डाइवोर्सेस जो है वो हम लोगों को जो बुशारी ट्राइब है या जो बुशमान ट्राइब है उसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो सिंपल सोसाइटी है इसमें कि ठीक है जी, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, बूढ़ा ये करेगा, ये ना बच्चा ये करेगा, जवान ये करेगा। क्लियर? उसके बाद जैसे किनशिप, किनशिप तो किनशिप का मतलब क्या होता है, जो एक खून है, ठीक है, एक ही परिवार है, चाहे मतलब आगे फिर उसके आगे बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है वो बहुत बड़ा परिवार बन जा रहा है। तो किनशिप जो है वो जहां पे हम लोगों को डायरेक्टली ब्लड रिलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये वाली जो पूरे के पूरे ट्राइब है वो किनशिप जो उनका स्टेटस है उसको भी फॉलो करती है। क्लियर? जहां पे सारे के सारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवार एक दूसरे के साथ रहता है, और वो अपने जो भी उनके थॉट्स हैं, जो उनका कल्चर है, उसको आगे वाली जनरेशन को ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली जो सिंपल सोसाइटी होती है वहां पे रोल परफॉर्म करना थोड़ा सा इजी होता है, क्लियरली जो वो दिख जाता है, और वो बहुत लंबे टाइम तक भी सस्टेन करे तब भी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है वहां पे रोल को समझने में, रोल को आइडेंटिफाई करने में, और उसको स्टेटस के साथ रिलेट करने में। क्लियर? तो जो सिंपल सोसाइटी है वहां पे तो इस तरह से हमें सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो सकती है वो सोसाइटी जो ट्राइबल नहीं रहा, जो एक बहुत बड़ा किंगडम बन गया। जैसे ऐसा मान लो कि मौर्यन किंगडम है जिसने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, जहां पे अलग अलग तरह के ट्राइब्स, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रह रहे हैं। यानी कि जब देखिए बुशवान का तो एक ही कल्चर है, तो वहां पे रोल बनाना, स्टेटस बनाना, इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा किंगडम जो पूरे के पूरे टेरिटरी, पूरे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, जर्मनी या जापान के ऊपर जब वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कल्चर डिफरेंट होगा। तो वहां पे जो है वो जो स्टेटस एंड रोल है उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग अल्टीमेटली सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्लियर? तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, बिग सोसाइटी, जिसमें किंगडम का एग्जांपल ले सकते हैं, बिग किंगडम का एग्जांपल ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, हम उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना एग्जांपल देता हूं, ज्यादा दूर क्यों जाना है। देखो, आज से 20 साल पहले क्या होता था, टीचर आता था, अपने बुक पढ़ता था,
नोट्स बनाता था, बच्चों को पढ़ाता था और चला जाता था। आजकल टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है कि टीचर जो है वो सिर्फ टीचर ही नहीं रहा है। अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अब इससे पहले मैंने सारा कैमरा घूमरा सेट किया, लाइटिंग लूटिंग देखी, जितना मेरे को आता है उतना मैंने किया, नहीं तो मैंने किसी की मदद ले ली। तो आजकल मैं टेक्निकली साउंड भी हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव सेशन भी लूंगा, मैं नोट्स डिजिटल मोड में भी बनाऊंगा, क्लियर, मैं बाकी काम भी परफॉर्म करूंगा। तो आसान भाषा में जो पहले एक इंसान एक स्टेटस होल्ड किया करता था और काम करता था, वो मॉडर्न जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है वहां पे ऐसा नहीं। जैसे पहले क्या होता था, एक ढाबा रेस्टोरेंट खोल दिया जी, परांठे देने हैं तो ठीक है परांठे बना दो, स्टेटस क्लियर है, परांठे बना के अपने रोल को परफॉर्म करेगा। लेकिन आजकल क्या है कि जी परांठे भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी दो, चाय भी दो, समोसे भी दो, है ना, भटूरे भी दो, सब कुछ दो। मतलब अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो मॉडर्न सोसाइटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है, वो मॉडर्न सोसाइटी में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो मल्टीपल फंक्शंस अब परफॉर्म कर रहा है, और एक इंसान जो है उसको मल्टीपल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो वहां पे जो स्टेटस और रोल है वो बहुत डायनेमिकली चेंज होता है, और वहां पे रोल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर मैं किंगडम्स वगैरह की बात करूंगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल लूं, तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल लूं ना, जैसे मैं यूरोपियन सोसाइटी का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है, तो शायद आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा ये, क्लियर। अगर मैं यूरोपियन सोसाइटी का एग्जांपल लूं, जैसे सोशल स्ट्रेटा के बेसिस के ऊपर समझते हैं यूरोपियन सोसाइटी को। जब मान लीजिए कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वहां पे राजा राज कर रहा है, और काफी बड़ा एरिया जो है वो उस राजा के अधीन है, क्लियर, कि जहां पे सोशल स्ट्रेटा बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे रोल जो है उनको परफॉर्म किया जाएगा। जैसे मिडाइवल यूरोप में, मिडाइवल यूरोप में कैसा सिस्टम हुआ करता था, किंग होता था, किंग के नीचे जो है वो एरिस्टोक्रेसी होती थी, और एरिस्टोक्रेसी के नीचे जो है वो आपके सर्व्स हुआ करते थे। याद है आप लोगों को, स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे, क्लियर। तो बेसिकली जो फंक्शंस थे, जो रोल था, वो एरिस्टोक्रेसी का रोल जो था वो क्लियरली डिफाइंड था। पहले तो ऐसा होता था स्टार्टिंग में कि जो दमदार है वो एरिस्टोक्रेट बन जाता था, मान लो मिनिस्टर बन जाता था, बड़ा ऑफिशियल बन जाता था, सेनापति बन जाता था, और वो पूरे के पूरे एरिया जो वो कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये जो सोशल स्ट्रेटा है इसमें एक तरह से आप मानो रिजिडिटी आ गई। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि वही राजा का बेटा राजा बनेगा, सिमिलरली जो नोबल है, एरिस्टोक्रेट है, उसका बेटा जो वो एरिस्टोक्रेट बनेगा, जो सर्व है उसका बेटा जो वो सर्व बनेगा। तो धीरे धीरे जो वो रिजिडिटी आनी शुरू होगी। तो एक तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी थी, जहां पे बड़े किंगडम थे, बड़े अलग अलग तरह के कल्चर के ऊपर जो वो राजा रूल किया करता था, क्लियर। तो वहां पे तो सोशल स्ट्रेटा वाला कंसेप्ट जो है वो रोल को अंडरस्टैंड, यानी सोशल स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एरिस्टोक्रेसी वाला जो है वो रूल करेगा, राजा के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, पैसा पूरा मैक्सिमम पैसा जो उसके पास रहेगा। सर्फ जो है वो खेती करेगा, गरीब रहेगा, इकोनॉमिकली हमेशा डिप्राइव होगा, एरिस्टोक्रेसी हमेशा इकोनॉमिकली रिच होंगे। तो वो प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन जो है, वो रिजिडिटी जो है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगी, जहां पे अगेन वही वाली बात, राजा का बेटा राजा और जो नोबल है उसका बेटा नोबल, क्लियर। तो जब हम लोग रोल्स की बात करते हैं, तो सिंपल सोसाइटी में रोल्स को समझना तो आसान है। जैसे हमने देखा कि एक ट्राइबल सोसाइटी है, उसको मैं बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है, चाहे बड़े किंगडम का एग्जांपल लिया जाए, वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के तहत हम लोग समझ सकते हैं हर एक इंसान जो है वो, हर एक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, एलीट स्ट्रेटा, है ना, लोअर स्ट्रेटा, है ना, रूलिंग स्ट्रेटा, हर एक स्ट्रेटा जो वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। चाहे हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, जहां पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रूल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डायनेमिसिटी आ रही है। तो यही कारण है आजकल थोड़ा सा स्टेटस और रोल को रिलेट करना स्पेसिफिकली इन मॉडर्न सोसाइटी इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्लियर। तो रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जहां पे स्टेटस के साथ कि टीचर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पढ़ाएगा ही, ये बड़ा मुश्किल है। टीचर को और 10 चीजें भी आनी चाहिए, जिस तरह का आजकल हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, स्पेसिफिकली कोविड टाइम पीरियड के बाद। समझ आ गई कहानी यहां पे कि नहीं आई, क्लियर। और दूसरी बात ये भी है कि रोल चेंजिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आप लोगों को विद स्टेटस, मान लो मेरा टीचर है, देखिए आप एक चीज समझिए, स्टेटस तो स्टेगनेंट है ना, कि मैं मास्टर हूं। आज से 10 साल पहले मैं बुक्स पढ़ के पढ़ाता था, आजकल हम लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। पहले हम लोग नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, आजकल हम लोगों के पीछे देखिए स्मार्ट बोर्ड आ गया हुआ है। तो रोल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा।
अगर मैं रोल चेंज नहीं करूंगा तो मैं धीरे धीरे जो है, या कोई भी इंसान अगर रोल चेंज नहीं करेगा। अब आपको सोचो यार कि जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो एसटीडी के बूथ चलाया करते थे, ठीक ठाक अच्छा चलता था उनका, है ना, अच्छे फंक्शन परफॉर्म करते थे। आज देखो, आज एसटीडी के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है आजकल हर एक इंसान के पास आ चुके हैं। तो हर एक इंसान को जो है वो रोल चेंजिंग जो है उसमें रहना पड़ेगा। रोल जो है उसको हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? और उसके साथ साथ जब वो कोई भी इंसान जो है अपना रोल परफॉर्म कर रहा होगा एज पर या अकॉर्डिंग टू जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली, तो दो कंसेप्ट जो है वो रोल के साथ हम लोगों को पता होने चाहिए। एक होता है रोल स्ट्रेन, एक होता है रोल कन्फ्लिक्ट। तो पहले तो इसको समझो क्या है। रोल स्ट्रेन और रोल कन्फ्लिक्ट वैसे तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। रोल कन्फ्लिक्ट क्या है कि जहां पे एक इंडिविजुअल जो है उसका स्टेटस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो दो डिफरेंट रोल जो हैं वो प्ले करे, दो डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करे। क्लियर? और उन रोल्स को जब वो प्ले कर रहा होगा तो वो रोल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करेंगे या एक दूसरे को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज योर रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या है कि मान लो एक वुमेन है, इसका एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, चाइल्ड है इसका, सॉरी, एक इसका चाइल्ड है। क्लियर? इस वुमेन का जो हस्बैंड है वो मान लीजिए है नहीं, या जो भी है हस्बैंड इसका नहीं है जिसके साथ ये बच्चा हुआ था। अब ये वुमेन जो है वो किसी और मेल के साथ जो है वो शादी कर लेती है। अब ये इसका स्टेप सन हो गया और ये इसका स्टेप फादर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जिसके साथ इसकी शादी हुई, हो सकता है इन दोनों के बीच में, या सॉरी, इन दोनों का भी जो है वो एक बच्चा पैदा हो जाए। अब ये जो मदर है इसके लिए तो ये भी प्यारा है, इसके लिए तो ये भी प्यारा है, मतलब एज ए मदर दोनों जो है उसके लिए इक्वल है। लेकिन जो फादर है उसका ये बच्चा है और उसका जो ये बेटा नहीं है। तो अब यहां पे जब वो रोल परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि फादर तो दोनों का है वो, लेकिन जब वो रोल परफॉर्म कर रहा होगा तो देयर आर चांसेस कि वो अपना जो, मतलब जो बच्चा उसका उस है ना वाइफ लड़की से हुआ है, फीमेल से, उसको शायद वो ज्यादा तवज्जो देगा, दूसरे को नहीं देगा। वैसे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ए फादर उसका रोल जो है वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल प्यार देने का है। लेकिन वो नहीं कर पाएगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली जो इमोशंस हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि इसका एग्जांपल है, ये रोल कन्फ्लिक्ट का एग्जांपल है। एक डॉक्टर है, मरीजों की भी सेवा करनी है, पैसा भी कमाना है। अब वो पैसा कमाने की तरफ ज्यादा भाग रहा है, रोल कन्फ्लिक्ट है। क्लियर? कहानी समझ आ रही, नहीं आ रही? और जब कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो जो एक मल्टीपल स्टेटस होल्ड कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो वो रोल्स को नहीं परफॉर्म कर पा रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन में क्या है कि मल्टीपल काम है, करना तो चाहता है वो, मल्टीपल स्टेटस होल्ड क्यों है, करना तो चाहता है, बच्चे को भी टाइम देना चाहता है, बीवी को भी टाइम देना चाहता है, इंस्टीट्यूट में भी टाइम देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। तो उससे क्या हो, उससे रोल स्ट्रेन उसके ऊपर पड़ रहा है। तो रोल स्ट्रेन जो है वहां पे इंसान मर्जी से नहीं कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। रोल कन्फ्लिक्ट जो है वो भी रोल स्ट्रेन को लीड करता है कि अगर मान लो दोनों में से काम नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस के साथ फादर जो है ये फंक्शन परफॉर्म करेगा वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण भी स्ट्रेन हो रहा है। लेकिन स्ट्रेन और कंफ्लिक्ट में अगर हमने डिफरेंस बताना है, कंफ्लिक्ट में इंसान दो में से एक की तरफ ज्यादा पुश कर रहा है क्योंकि दूसरी चीज उसको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। स्ट्रेन में जो मल्टीपल रोल्स उसने परफॉर्म करने उसको वो कर नहीं पा रहा, जिसके कारण वो स्ट्रेस में है, जिसके कारण जो उसको कुछ रोल्स अच्छे तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। दैट लीड्स टू रोल स्ट्रेन। समझ आएगा नहीं कि नहीं? तो रोल स्ट्रेन और रोल कंफ्लिक्ट के बीच में होपफुली जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ये तो चलिए हमारा जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है और उसके साथ स्टेटस एंड रोल की जो एसोसिएशन है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग बात करेंगे, वैसे हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ भी लिया हुआ है क्लियर, लेकिन चलिए फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, जो पेपर 2 की भी इन जनरल बात करते हैं, तो हम लोगों को हर एक कंसेप्ट के साथ जो थ्योरिस्ट हैं, क्लियर,
जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको लिंक करना पड़ता है, उनको लेके आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हर एक थिंकर जो है उसके अकॉर्डिंगली जो कंसेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो अलग अलग तरह की हमारी थ्योरीज है, क्लियर, जैसे कौन कौन सी थ्योरीज हैं, एक हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक जो सोसाइटी है उसको ह्यूमन की तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं एज ए ह्यूमन कुछ काम कर रहा हूं, तो इसमें मेरा दिमाग, आंखें, हाथ, जुबान, सारी चीजें जब वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है तभी मैं अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है वो यही कहते हैं कि यार सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सोसाइटी भी इवॉल्व होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तभी वो काम अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सिमिलरली जो सोसाइटी है उसके भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो उसके सबसेट हैं, वो भी अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं और जो बेटर चीज है उसको वो अचीव कर पाते हैं, क्लियर। तो ठीक है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शन। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर की मैं बात करूं, एमिली डर्कहाइम की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उसके साथ जो है वो रिलेट करते हैं। दूसरा हमारा रहता है दैट इज स्ट्रक्चरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्ट्रक्चरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है जहां पे सोसाइटी के या किसी भी एक चीज के उस हिस्से को फोकस किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो अब मैं लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं दोनों में मिक्स बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो शायद ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं वो मेरे बहुत कम हो रहे हैं, क्लियर, या मान लीजिए इंग्लिश में ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो भी है, क्लियर। तो जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, या मान लीजिए मैं अपनी लोकल भाषा बोल रहा हूँ, लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उसको मैं अब जैसे मान लीजिए जो हिमाचल से होगा पहाड़ी बोल रहा है, पंजाब से होगा पंजाबी बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है, तमिल तमिल, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है वो पहले ग्रामर थोड़ा सीखता है, पहले तो वो भाषा सीखता है, ग्रामर तो वो बाद में सीखता है, लेकिन फिर भी वो सही ग्रामर बोल रहा होता है। तो स्ट्रक्चरल जो है वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा कैसे है, या एक ऐसी चीज जो नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं की जाती है, कि जैसे एक बच्चा अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है लेकिन उसने ग्रामर नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो ग्रामर की गलती नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में कुछ एक ऐसा सिस्टम है, कुछ एक ऐसी हिडन चीज है, अगर हम उसको समझ लें तो उससे सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चरलिस्टिक थिंकर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं, क्लियर। और तीसरा जो है वो आपका कन्फ्लिक्ट व्यू है। तो कन्फ्लिक्ट व्यू जो है वो उसके लिए तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो कौन है तुम्हारे, कार्ल मार्क्स है, क्लियर। तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि बाकियों का तो सेम ही है जो मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बताया। तो कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो कार्ल मार्क्स ने देखो क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, और याद करो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर कार्ल मार्क्स ने जो सोसाइटी है उसको अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड किया। याद करो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, सारे के सारे लोग जो है वो एक साथ रह रहे थे, क्लियर। तो क्लियर था कि कौन क्या स्टेटस और क्या रोल परफॉर्म करेगा, ऑलमोस्ट इक्वालिटी जो है वो हम लोगों को समाज के अंदर देखने को मिलती थी। फिर उसने बात की स्लेवरी की, फ्यूडलिज्म की, क्लियर, जहां पे स्लेव और जो मास्टर है उसके बीच में डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो सोशल स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर था कि ये स्लेवरी करेगा और ये जो है वो रूल करेगा। फिर उसने बाद में जो वो कैपिटलिज्म की भी बात की, क्लियर। तो जब उसने कैपिटलिज्म की बात की तो कैपिटलिज्म में उसने कहा कि देखिए जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैव है, वो डोमिनेट कर रहा है, उसके पास हर एक चीज है, और दूसरा जो वो हैव नॉट है। तो यहां पे भी इसने सोशल स्ट्रक्चर की बात की। सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे हैव का अपना एक स्टेटस है और उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली वो रोल परफॉर्म कर रहा है। जो हैव नॉट है उनका एक अपना स्टेटस है, वो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है जिसमें हमेशा हैव जो है वो डोमिनेट करेगा, वो प्रिडिक्टेबल है। तो ये पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसके बेसिस के ऊपर कार्ल मार्क्स ने हम सब लोगों को क्या समझाया, हम सब लोगों को सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। समझ आई कहानी की नहीं आई, क्लियर है। तो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती। डन। तो सबसे पहले जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्टिक व्यू की अगर हम बात करेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर की मैं बात करूं तो इसने सीधा सीधा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो रिलेट कर दिया, क्लियर, कि जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो काम करता है वैसे ही सोसाइटी काम करती है। और सोसाइटी तभी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी जब हर एक इंसान जिसको जो स्टेटस दिया गया है वो अपने स्टेटस के अनुसार जो है वो अपने रोल को परफॉर्म करे। जैसे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है जो उसको काम दिया गया उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करता है। जो एमिली डर्कहाइम है, याद करो, उसने जो है वो सोशल फैक्ट का जो है
वो कंसेप्ट दिया। तो सोशल फैक्ट में भी उसने यही कहा ना, सोशल फैक्ट में उसने कहा क्या कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो जब भी बिहेव कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा है, वो किसके अकॉर्डिंगली कर रहा है, वो सोशल फैक्ट के अकॉर्डिंगली कर रहा है। यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को इंडिविजुअल जब वो बिहेव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि जब हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रोल्स को परफॉर्म करेगा, अपने जो स्टेटस है उसको पोजेस करेगा, स्टेटस के अकॉर्डिंगली रोल्स को परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हम लोगों को प्रॉपर सोशल फैक्ट्स, जहां पे चीजें जो वो रिपीट होती रहेंगी बार बार, वो एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्टिक व्यू है उसने भी जो है वो सोशल फैक्ट्स का जिक्र किया। इसके बाद जो दूसरा हमारा है दैट इज जो स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिज्म हम लोगों ने देखा, और उसके साथ साथ जो वो नेक्स्ट आ जाएगा आपका दैट इज स्ट्रक्चरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो स्ट्रक्चरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, क्लियर, वहां पे जो बेसिकली एक आपके फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं या बेसिकली वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे दैट इज क्लॉडे लेवाई स्ट्रॉस। क्लियर? इन्होंने जो है वो रिलेट करने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको भाषा का, लैंग्वेज का जो एग्जांपल दिया कि किस तरीके से कोई भी इंसान जो वो लैंग्वेज बोल रहा होता है, ग्रामर का शायद उसको नहीं पता होता लेकिन फिर भी वो सही बोल रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी हिडन चीज है जिसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, जिसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम लोगों के लिए चीजों को समझना जो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल है वो सोशल स्ट्रक्चर को यही कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है इसको आप लोग एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हर एक इंसान जो है वो अपने रोल्स और अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली अगर अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा क्यों है। अगर हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ लेंगे तो चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर? तो इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने ये क्या करते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटीज में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो है, क्योंकि जब कोई एक ऐसी चीज है जो विजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि कॉन्शियस ह्यूमन माइंड जो है उसको पिक नहीं कर पा रहा, तो शायद वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस चीज जो है वो हर एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लियर, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग चीजों को बहुत ज्यादा आसान तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग तरह की सोसाइटीज में जो है वो हम लोगों को डिफरेंट वैरायटी के साथ साथ सिमिलैरिटी भी प्रोड्यूस करते हुए देखते हैं, तो वो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। शायद इसने जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको वैसे नहीं बोला जैसे कि फंक्शनलिस्ट वालों ने बोला, या कार्ल मार्क्स जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की ही बात की। इसने कहा कि जो स्ट्रक्चर है, जो हिडन स्ट्रक्चर है, जैसे भाषा का एग्जाम्पल के साथ इसने लिंक करने की कोशिश की कि सही ग्रामर बोलने के पीछे के जो रीजंस हैं, अगर वही हम लोग अलग अलग सोसाइटी के अंदर जो रूल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उस बेसिस के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो है उसको जो हिडन चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करके एक कॉमन कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करें, तब शायद हमें जो है वो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? और कार्ल मार्क्स के बारे में तो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ही लिया। डन? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जहां पे हम लोगों ने जो है वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। तो इसको एक बार रीड करिए, कोई भी अगर परेशानी या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो तो हम उसको जो है वो जो हमारे सेशंस होंगे उनमें रिजॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अब धीरे धीरे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, अब बहुत बड़े टॉपिक्स जो है वो नहीं है। नो डाउट बीच में जो है वो जब हम लोग फैमिली, किनशिप, मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा डिबेट होगा, लेकिन अभी पहले ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, इनको एक बार खत्म कर लेते हैं। थिंकर्स के बाद आई थिंक इन चीजों को समझना जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।